हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज एक नए टॉपिक की चर्चा करनी है और वो है दक्षिण भारत का राजवंश, जिसे कहते हैं पल्लव वंश। ठीक है, तो देखो, पल्लव वंश के बारे में जानकारी जो है, आपको पता है पल्लव वंश जो है सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे और इस वंश के जो संस्थापक थे वो माना जाता है सिंह वर्मा को। इसे माना जाता है सिंह वर्मा जो है इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इसी वंश के यदि वास्तविक संस्थापक की बात की जाए वो माना जाता है सिंह विष्णु को। ठीक है, लेकिन इसी वंश के जो है चौथे शासक हुए हैं, जिसका उल्लेख आप लोगों ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में पढ़ा था। और प्रयाग प्रशस्ति किसकी थी? समुद्रगुप्त की, जिसको लिखा था हरिसेन ने। तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के अभियान किए थे और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था और उनको पराजित करने के बाद अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। ठीक है, तो वो नीति क्या कहलाई थी? ग्रहण मोक्षा विग्रह की नीति। और हमने आपको बताया था कि जो वो 12 राजाओं का संघ था उसका प्रमुख कौन था? तो पल्लव शासक थे जिनका नाम था विष्णु गुप्त। तो यानी आज है पल्लव वंश के चौथे नंबर के शासक थे विष्णु गुप्त, जो जब समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान किया था तो उस संघ के जो है प्रमुख कौन थे? विष्णु गुप्त। ठीक है, यानी विष्णु गुप्त का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। ठीक है, फिर इसी वंश के शासक हुए जिनका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। और यही महेंद्र वर्मन थे जिनके दरबार में रहते थे किरातार्जुनियम के लेखक। किसकी रचना? किरातार्जुनियम, भारवी की पुस्तक है किरातार्जुनियम के लेखक निवास करते थे किसके दरबार में? सॉरी, सिंह विष्णु के दरबार में। किसके दरबार में? सिंह विष्णु के दरबार में निवास करते थे। ठीक है, फिर इस वंश के शासक हुए थे जिनके भी हम चर्चा कर रहे थे, महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक जो है हास्य ग्रंथ की रचना की थी और उस हास्य ग्रंथ का नाम था मत विलास प्रहसन। क्या नाम था? मत विलास प्रहसन, जिन पर कपालिकों पर और बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, और यही महेंद्र वर्मन जो थे ये जो है पहले जो है वैष्णव धर्म के या सॉरी जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है एक शैव धर्म के जो है भिक्षु थे या शैव संत थे जिनका नाम था अपार। नाम सुना है? तो अपार से प्रभाव में आकर के जो है शैव धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, तो शैव धर्म के भी अनुयायी हो गए थे। फिर इसी वंश के शासक हुए हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। और यही नरसिंह वर्मन थे जिन्होंने महाबलीपुरम में जो है 7 पगोड़ा रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो हम चर्चा करेंगे कौन से वो 7 रथ मंदिर थे और सबसे बड़ा रथ कौन सा था, छोटा रथ कौन सा था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय भी हुए थे जिन्होंने कांची का एक मंदिर बनवाया था, कांची का कैलाश मंदिर। जैसे आप लोगों ने एलोरा कैलाश मंदिर पढ़ा था, तो एलोरा कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राजपूत वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। और राजा कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, फिर इस वंश के अगले राजा हुए थे और अंतिम शासक अपराजित वर्मन माने जाते हैं। तो कुछ शैलियों का विकास हुआ था। पर्सी ब्राउन एक कलाविद हुए हैं, उन्होंने पल्लव कला को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहली शैली कहलाती महेंद्र शैली, दूसरी शैली कहलाती मामल्य शैली, तीसरी शैली कहलाती है राजसिंह शैली और चौथी शैली कहलाती है अपराजित शैली। इनकी भी हम चर्चा करेंगे, इनमें किन किन मंदिरों का निर्माण हुआ, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए पल्लव वंश। तो देखो, पल्लव का शाब्दिक अर्थ होता है लता। तो देखिए पहला पॉइंट लिखो, पल्लव का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है लता। जबकि तमिल में पल्लव शब्द का अर्थ होता है, देखो तमिल में पल्लव शब्द का अर्थ है, पल्लव शब्द का अर्थ है डाकू।
तमिल में पल्लव शब्द का अर्थ होता है डाकू, और वैसे पल्लव शब्द का शाब्दिक अर्थ है लता। ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो लिखिए संस्थापक। हमने आपको बताया था पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह वर्मा। सिंह वर्मा संस्थापक माने जाते हैं। जब आ जाए वास्तविक संस्थापक की बात हो तो लिखिए वास्तविक संस्थापक। इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु को माना जाता है। फिर के इस वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक की बात आ जाए तो लिख लो अंतिम महत्वपूर्ण शासक। अंतिम महत्वपूर्ण शासक की बात हो तो हो जाएंगे अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन हो जाएंगे। यानी अंतिम शासक की बात हो तो है। देखिए अंतिम शासक, अंतिम शासक की यदि बात की जाए, अंतिम शासक थे कंप वर्मा। कंप वर्मा हो जाएंगे अंतिम शासक। पल्लवों की राजधानी की बात की जाए तो पल्लवों की राजधानी थी कांची। राजधानी लिखिए कांची राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांची थी। जानकारी के स्रोत की बात की जाए तो लिख लो जानकारी के स्रोत। चीनी यात्री भी इनके शासन काल में भी आए थे और उस चीनी यात्री का नाम था हुएनसांग। तो हुएनसांग और हुएनसांग की पुस्तक है सी यूकी। तो सी यूकी से जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है समुद्रगुप्त के समय की, और समुद्रगुप्त के समय की प्रशस्ति है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जिसके लेखक है हरिशेन। तो प्रयाग प्रशस्ति से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था तो लिख लो संघर्ष पल्लव और चालुक्यों के बीच हुआ। पल्लव और चालुक्यों के बीच हुआ और संघर्ष का कारण था रायचूर दोआब। और रायचूर दोआब दो जो है नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि थी, और वो दो नदियां कौन थी? कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है। तो संघर्ष पल्लव और चालुक्य के बीच किसको लेकर के? तो रायचूर दोआब को लेकर के। और रायचूर दोआब कौन सी उपजाऊ भूमि थी? तो कृष्णा प्लस तुंगभद्रा की उपजाऊ भूमि। ये रायचूर दोआब कहलाता था। तो कृष्णा और तुंगभद्रा की उपजाऊ भूमि। इसीलिए जो है लिख लो नीलकंठ शास्त्री, दक्षिण भारत का इतिहास लिखा है उन्होंने। तो लिखो नीलकंठ शास्त्री जी ने रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा है। क्योंकि आगे भी युद्ध होंगे, आप लोग जब पढ़ोगे विजयनगर और बहमनी। ठीक है। तो विजयनगर और बहमनी के बीच युद्ध का कारण भी क्या था? रायचूर दोआब ही था। ठीक है। तो क्या कहा? दक्कन का युद्ध स्थल कहा है। लिख लीजिए इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ने रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा है। अगला पॉइंट लिखिए
देखो पल्लव 7 वाहनों के सामंत थे। पूछा जाए किसके सामंत थे तो देखो 7 वाहन के सामंत थे, 7 वाहन शासकों के सामंत थे। और इनके अभिलेख और पल्लवों के अभिलेख देखो पल्लवों के अभिलेख जो है संस्कृत में भी मिले हैं और संस्कृत के अलावा जो है प्राकृत भाषा में भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखो पल्लवों के अभिलेख प्राकृत भाषा एवं संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा के भी और संस्कृत भाषा के दोनों के प्राप्त हुए या दोनों के मिले हैं। ठीक है, तो 7 वाहनों के पतन के बाद इन्होंने कांची पर अपना अधिकार स्थापित किया। 7 वाहनों के पतन के बाद कांची में अधिकार स्थापित किए। कांची में अधिकार स्थापित कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिख लो, पल्लवों को भारद्वाज गोत्री का, देखो पल्लवों को भारद्वाज गोत्र का कहा गया है तथा द्रोणाचार्य के पुत्र और द्रोणाचार्य जी के पुत्र कौन थे भाई? अश्वत्थामा का वंशज कहा गया। अश्वत्थामा का वंशज भी कहा जाता है, यानी भारद्वाज गोत्री के थे और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के वंशज थे। ठीक है, अब देखिए इस वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह वर्मा थे। ठीक है, फिर इसी वंश के अगले शासक हुए थे शिव स्कंद वर्मा, जिन्होंने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी और अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ किया था। ठीक है, तो लिख दो अगला पॉइंट बोल देते हैं। लिखो इस वंश के संस्थापक, देखिए इस वंश के संस्थापक या प्रथम शासक सिंह वर्मा था। इस वंश के संस्थापक या प्रथम शासक सिंह वर्मा था। इसके बाद शिव स्कंद वर्मा, इसके बाद शिव स्कंद वर्मा शासक हुए। शिव स्कंद वर्मा शासक हुए जिन्होंने धर्म महाराज की उपाधि धारण कर, जिन्होंने धर्म महाराज की उपाधि धारण कर अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ किया। धर्म महाराज की उपाधि धारण कर, कौन सी उपाधि धारण की थी उन्होंने? धर्म महाराज की उपाधि धारण की। और लिख लो अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ किया। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? रथों की दौड़ होती है और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ किया था। एक पॉइंट और लिखो, पल्लव वंश के चौथे शासक विष्णुगुप्त थे।
यदि चौथे शासक की बात की जाए तो वही थे विष्णुगुप्त। चौथे शासक विष्णुगुप्त थे, जिनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में मिलता है। चौथे शासक विष्णुगुप्त थे, जिनका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में मिलता है। जिनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में मिलता है। और यही जो है, जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का अभियान किया था तो 12 राजाओं को पराजित किया था ना, तो उन राजाओं के संघ के प्रमुख कौन थे? विष्णुगुप्त। तो ये भी उल्लेख मिलता है। तो कह सकते हैं विष्णुगुप्त पहला शासक है जिसका उल्लेख प्राकृत में भी हुआ है और संस्कृत के अभिलेखों में भी किया गया। तो लिख लो, देखो इस तरह विष्णुगुप्त पहला शासक है। इस तरह विष्णुगुप्त पहला शासक है जिसका उल्लेख प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। जिसका उल्लेख प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। क्योंकि प्रयाग प्रशस्त किस भाषा में है? संस्कृत में है ना, तो संस्कृत में भी उसका उल्लेख है। और पल्लवों की भाषा भी प्राकृत थी, तो जो प्राकृत में अभिलेख मिले हैं उनमें भी उसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है कौन है? सिंह विष्णु। हेडिंग डाल लीजिए सिंह विष्णु। टाइम लिखिए 575 से 600 ईस्वी। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी। सिंह विष्णु की उपाधि अवनी सिंह, और यही जो है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक है। तो लिख लीजिए वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक पल्लव वंश के कौन है? यही है आपके सिंह विष्णु। अगला पॉइंट लिखो, सिंह विष्णु ने चोल पांड एवं सिंघल। सिंह विष्णु ने चोल पांड एवं सिंघल का मतलब श्रीलंका, सिंघल के शासकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? अवनी सिंह की उपाधि धारण किया। तो चोल शासकों को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया। चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया। चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया और अवनी सिंह की उपाधि धारण की। चोल मंडलम पर अधिकार और कौन सी उपाधि? अवनी सिंह की उपाधि धारण। अवनी सिंह की उपाधि धारण करना, ये उपाधि अवनी सिंह इन शासकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखो सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था।
वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसने मामल्लपुरम में मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहते, मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। 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 अगला पॉइंट को, सिंह विष्णु के दरबार में, सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत के महान विद्वान, ठीक है, संस्कृत के विद्वान भी थे और किरातार्जुनीयम के लेखक, संस्कृत के महान विद्वान और किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी निवास करते थे। तो भारवी इन्हीं के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा। तो देखो, सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत के महान विद्वान और किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी निवास करते थे। ठीक है। अब देखिए, सिंह विष्णु के बाद जो है उनके पुत्र अगले शासक बन रहे हैं और उनका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका टाइम है 600 से 630 ईस्वी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो ऑन करो। देखिए, उपाधि लिख लीजिए, महेंद्र विक्रम, विचित्र चित्र, मध्य विलास, गुणभर, परम महेश्वर और लक्षित, ये उपाधियां हैं। ठीक है। महेंद्र वर्मन ने एक पुस्तक लिखी थी, अभी हमने चर्चा की थी कि उसने कपालिकों और बौद्ध भिक्षुओं पर हास्य व्यंग्य किया है और उनकी पुस्तक का नाम है मध्य विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन, जिसमें कपालिकों पर व्यंग्य किया गया है। कपालिकों जो भिक्षु थे और बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य है इसमें। पर हास्य व्यंग्य किया गया है। तो ये पुस्तक है। देखिए, यह सिंह विष्णु का पुत्र था। यह सिंह विष्णु का पुत्र था और हर्षवर्धन यानी वर्धन शासक हर्षवर्धन एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। यानी इसी समय कौन हुए थे? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का भी टाइम क्या है? 606 से 647 ईस्वी। और आपको पता है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर, जिसकी जानकारी किस प्रशस्त से? ऐहोल प्रशस्त। और ऐहोल प्रशस्त को किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। वहां से मिलती है ना। तो दोनों समकालीन थे। किसके? महेंद्र वर्मन के समकालीन थे। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, महेंद्र वर्मन अच्छा चित्रकार था। महेंद्र वर्मन अच्छा चित्रकार या कुशल चित्रकार था।
अच्छा चित्रकार था और उसने शिव या नटराज के चित्रों को गुफाओं में उकेरा था और उसने शिव या नटराज के चित्रों को गुफाओं में उकेरा, यानी चित्र बनाए थे शिव के या नटराज के चित्र गुफाओं में जो है बनाए थे, तो अच्छा चित्रकार भी माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा वो एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था, चित्रकार भी था, कवि भी है एवं संगीतज्ञ भी है। कवि एवं संगीतज्ञ भी था और इसने रुद्राचार्य यानी को भैरवाचार्य भी कहते हैं। रुद्राचार्य या भैरवाचार्य से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी, संगीत शिक्षा ग्रहण की थी, यानी रुद्राचार्य या भैरवाचार्य से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला पॉइंट को, महेंद्र वर्मन शैव संत, और उस समय शैव संत थे अप्पार या अप्पर है। शैव संत अप्पर के प्रभाव में आकर कौन सा धर्म अपना लेता है? शैव धर्म अपना लेता है। ठीक है। देखो, प्रभाव में आकर जैन धर्म त्याग कर शैव धर्म अपना लिया। तो हमने आपको पढ़ाया था, जब शैव धर्म पढ़ाया था तो हमने बताया था कि शैव धर्म को मानने वाले संत नयनार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? और हमने बताया था उसमें अप्पर, समंदर, तिरुवक्क, देवर ना, तो ये, और एक महिला संत कारे कंकाल अमैया नहीं थी? हाँ, तो वही थे अप्पर। इन्हीं के प्रभाव में आकर के जैन धर्म को त्याग दिया और कौन सा धर्म अपना लिया? शैव धर्म अपना लेता है। ठीक है। अगला पॉइंट को, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य शासक, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर उत्तरी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पल्लव वंश का जो साम्राज्य था उसके उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उत्तरी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है कौन? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रेषण नामक संस्कृत हास्य ग्रंथ की रचना की। ये हास्य ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत हास्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें कपालिकों तथा बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। कपालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं पर हास्य व्यंग्य किया गया है। कपालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं पर हास्य व्यंग्य किया गया है। वो इसके अलावा पुलिस एवं, लिख लो अगला, इसके अलावा पुलिस
एवं न्याय व्यवस्था में, पुलिस एवं न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। इनका भी उल्लेख है इसी पुस्तक में मत विलास प्रहसन में, ठीक है। यानी पुलिस में भ्रष्टाचार था और कहाँ पे, न्याय व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार था, इसका भी उल्लेख हुआ है मत विलास प्रहसन में किया है, ठीक है। अब देखिए महेंद्र वर्मन के बाद जो है अगला शासक बन रहा है, उसका नाम है लिखो नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आगे चलते हैं तो याद हो जाएगा। इतना उपाधियां याद रखना, महेंद्र विक्रम, विचित्र चित्र, मत विलास, गुण भर, परम वयस और लक्षित। पुस्तक याद रखिएगा मत विलास प्रहसन, जिसमें कपालकों और बौद्ध भिक्षुओं पर हास्य व्यंग्य संस्कृत ग्रंथ है, प्लस पुलिस एवं न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख है। सिंह विष्णु के ये पुत्र थे और किसके समकालीन थे, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। अच्छे चित्रकार भी थे, कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। कहाँ पे चित्र बनाए, तो शिव एवं नटराज के चित्र गुफाओं में बनाए। और किससे संगीत की शिक्षा ग्रहण की, तो रुद्राचार्य भैरवाचार्य से। किस शैव संत के प्रभाव में आकर के जैन धर्म त्याग करके शैव धर्म को अपना लिया, तो उनका नाम था अप्पर। क्या नाम था, अप्पर के प्रभाव में आकर के जैन धर्म को त्यागा और शैव धर्म अपना लिया। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इतनी चीजें आपको याद रखनी, इसके साथ ले लो, आगे चलते हैं। तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। टाइम है 630 से 668 ईस्वी, ठीक है। तो लिख लो ये पल्लव वंश का, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। अब इसमें देखो कौन कौन सी उपाधियां धारण की, तो इसकी उपाधि लिख लीजिए। पहली उपाधि लिखिए, इसने महाराज की उपाधि धारण की, ठीक है, महाराज। और कहते हैं ये उपाधि दी थी वैनसांग द्वारा, है तो लिख लो वैनसांग द्वारा। कब, जब वैनसांग इनके दरबार में आया था 641 ईस्वी में, ठीक है। 641 ईस्वी में वैनसांग किसके दरबार में आए थे, इसी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। ध्यान रखिएगा वर्धन वंश के बाद ये यहाँ पे भी आते हैं, ठीक है, और इनके दरबार में रुकते भी हैं। तो कौन सी उपाधि देते हैं, ये महाराज की उपाधि, ठीक है। दूसरी इनकी उपाधि लिखिए, और दूसरी उपाधि लिखिए महामल्ल की, महामल्ल। इसीलिए इन्होंने जो मंदिर निर्माण करवाए वो किस शैली में, महामल्ल या महामल्ल शैली। जबकि महेंद्र वर्मन प्रथम की शैली महेंद्र शैली कहलाती है। अभी हम चर्चाएं करेंगे अलग से उसकी, कला की जो है, तो 4 कला शैलियों का विकास होगा ना। तो महेंद्र वर्मन के समय महेंद्र शैली, इनके समय महामल्ल शैली, और नरसिंह वर्मन अभी द्वितीय आएंगे, उनके समय राजसिंह शैली, और फिर नंदवर्धन शैली बाद में आएगी, ठीक है। चारों की अलग से चर्चा करेंगे। तो दूसरी उपाधि कौन सी है, महामल्ल। महामल्ल का मतलब होता है अच्छा पहलवान था ये, ठीक है, लिख लो अच्छा पहलवान, बहुत अच्छा पहलवान था, इसलिए उसने महामल्ल की उपाधि धारण की। तीसरी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है वातापी कोंड की उपाधि, वातापी कोंड की उपाधि, ठीक है। और क्यों इसने धारण की, तो आपको बताया उस समय वातापी या बादामी के शासक थे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय।
कहते हैं इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा, जिससे हर्षवर्धन भी हार गया था। ठीक है, उस पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया इन्होंने, पराजित किया। और पराजित करने के बाद ही इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, वातापी कोर्ण की उपाधि धारण की। याद हो जाएगा, यानी किसको पराजित किया, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि, वातापी कोर्ण, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको पराजित किया, पुलकेशिन द्वितीय को। और ये पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। ठीक है, तो लिख लीजिए। देखो, खुर्रम दान पत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि खुर्रम दान पत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने सेनापति नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने सेनापति और सेनापति का नाम था तिरुसेन है, गोंड है, लिख लो, सिरुतोंड नाम था, सेनापति सिरुतोंड की सहायता से, अपने सेनापति सिरुतोंड की सहायता से, सिरुतोंड की सहायता से चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी पीठ पर विजय शब्द अंकित करवाया। उसकी पीठ पर विजय शब्द अंकित करवाया और उसकी राजधानी वातापी को जीतने के कारण कौन सी उपाधि धारण की, वातापी कोर्ण की उपाधि धारण की। और उसकी राजधानी वातापी को जीतने के कारण वातापी कोर्ण की उपाधि धारण की। लिख लो अगला पॉइंट, इस युद्ध में इसकी सहायता, एक पॉइंट और लिख लो, इस युद्ध में इसकी सहायता श्रीलंका के अपदस्थ शासक, श्रीलंका के अपदस्थ शासक, यानी उनको गद्दी से हटा दिया गया था, अपदस्थ शासक मान वर्मा ने की थी। तो जब सहायता की तो इसका उपकार भी चुकाया उसने। तो कहते जब जीत गया, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, तो उसने फिर क्या किया, मान वर्मा को श्रीलंका की गद्दी पर बैठाने का कार्य भी किया था इन्होंने। ठीक है, यानी इस उपकार का बदला भी चुकाया, उनको पुनः श्रीलंका की गद्दी पर बैठाया था। तो क्या लिखा पहला पॉइंट, तो इस युद्ध में इसकी सहायता श्रीलंका के अपदस्थ शासक मान वर्मा ने किया। अतः नरसिंह वर्मन ने एक शक्तिशाली नौसेना भेजकर श्रीलंका की गद्दी पर
मान वर्मा को बैठाया। श्रीलंका की गद्दी पर मान वर्मा को बैठाया। अगला पॉइंट लिखो, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नामक एक बंदरगाह का निर्माण कर, एक बंदरगाह तथा नगर की स्थापना कर। दोनों लिख लो, बंदरगाह भी था, नगर भी था, तथा नगर की स्थापना की। ऐसा कर लो, महाबलीपुरम नामक नगर एवं बंदरगाह की स्थापना की। और यहाँ पर सप्त पगोड़ा रथ मंदिरों का या एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। सप्त पगोड़ा एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जो किस शैली में बने हैं? मामल्य शैली में बने हैं, जो मामल्य शैली में बने हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा रथ कौन सा है, सबसे छोटा रथ कौन सा है, सबसे आकर्षक रथ कौन सा है, इसके अलावा कौन कौन से रथ हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं सप्त पगोड़ा रथ है मंदिर, जो कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। किस शैली में है? मामल्य शैली में। ठीक है, तो ये कहानी है नरसिंह वर्मन प्रथम की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, इन्हीं के समय एक पॉइंट और छूट गया था। देखो, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ह्वेन-सान ने कांची की यात्रा की और यहाँ की समृद्धि का वर्णन किया। तो देखो, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही ह्वेन-सान ने कांची की यात्रा की और यहाँ की समृद्धि का वर्णन किया है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ की समृद्धि का वर्णन किया। यानी इन्हीं के समय आए थे कौन? ह्वेन-सान आए थे। ठीक है, अब देखिए, नरसिंह वर्मन के बाद क्रमशः कोई बहुत खास शासक नहीं हुए, और इसके बाद जो शक्तिशाली शासक होगा वो होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो हेडिंग डाल लीजिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय। टाइम लिख लो, 695 से लेकर के 720 ईस्वी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद कौन शासक बनते हैं, फिर इसके बाद इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, देखो, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद क्रमशः नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद क्रमशः कौन कौन बनते हैं? तो पहला नाम लिखिए, महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय। और महेंद्र वर्मन द्वितीय का टाइम है 668 से लेकर के 670 ईस्वी तक। 668 से लेकर के 670 ईस्वी। ठीक है, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद जो है अगले शासक बने थे, उनका नाम लिख लो। उनका नाम है परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम, और इनका टाइम है 670 से लेकर 695 ईस्वी। ठीक है, और इन्हीं के बाद जो है अगले शासक बने थे नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 से 720 ईस्वी। तो थोड़ा सा परमेश्वर वर्मन के बारे में लिख लीजिए आप लोग। तो देखो, परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बारे में लिखो,
ये किस धर्म का अनुयायी था? तो लिख लो शैव धर्म का अनुयायी। शैव धर्म का अनुयायी था और विद्या का प्रेमी था, और विद्या प्रेमी भी था। शैव धर्म का अनुयायी एवं विद्या प्रेमी था, इस कारण इसे विद्या विनीत लोकादित्य, इस कारण इसे विद्या विनीत एवं लोकादित्य भी कहा जाता है। विद्या विनीत एवं लोकादित्य भी कहा जाता है। तथा इसने महाबलीपुरम में, तथा इसने महाबलीपुरम में एक गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। महाबलीपुरम में एक गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखिए, इन्हीं परमेश्वर वर्मन का पुत्र एक और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो लिखिए अब नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। देखो नरसिंह वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन प्रथम का पुत्र था। परमेश्वर वर्मन प्रथम का पुत्र था और साहित्य, और इसका शासनकाल शांतिपूर्ण, और इसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। शासनकाल शांतिपूर्ण रहा और साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ, और साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ या साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई। अब देखिए इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की। तो लिख लो उपाधि। पहली उपाधि लिखिए राज सिंह। राज सिंह, इसलिए इसकी शैली कहलाती राज सिंह शैली है। दूसरा लिखिए आगम प्रीत उपाधि इसने धारण की। आगम प्रीत उपाधि धारण की। फिर लिख लीजिए इसने शंकर भक्त वाद्य विद्याधर की उपाधि धारण की। शंकर भक्त वाद्य विद्याधर की उपाधि भी धारण की। शंकर भक्त की, वाद्य विद्याधर की एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि, कई सारी उपाधियां धारण की। राज सिंह, आगम प्रीत, शंकर भक्त, वाद्य विद्याधर एवं परम भागवत की उपाधि धारण करता है। लेकिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में आप लोगों ने पढ़ा है 10 कुमार चरित्र, किसकी रचना? दंडी की। और दूसरी इन्हीं की काव्य दर्शन के लेखक दंडी भी इनके दरबार में रहते थे। इसके अलावा एक किताब और आपने पढ़ी होगी, स्वप्न वासोदत्ता।
और स्वप्न वासोदत्ता किसकी है? भास की है। तो वो भी इनके दरबार में रहते थे। तो दोनों लिखे। देखो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में 10 कुमार चरित्र, और काव्य दर्शन के लेखक, काव्य दर्शन के लेखक दंडी एवं स्वप्न वासोदत्ता, स्वप्न वासोदत्ता के लेखक भास निवास करते थे। स्वप्न वासोदत्ता के लेकर भास निवास करते थे। तो 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन के लेकर दंडी, स्वप्न वासोदत्ता के लेकर भास निवास करते। अगला पॉइंट लिखो। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए, चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो याद रखिएगा। यात्रियों के लिए नागपट्टनम, नागपट्टनम में एक विहार बनवाया। नागपट्टनम में एक विहार बनवाया जिसे चीनी पगौड़ा भी कहते हैं, जिसे चीनी पगौड़ा भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, हमने बताया था किस शैली का विकास हुआ था? राजसिंह शैली का। तो लिख लो, राजसिंह शैली में, राजसिंह शैली में कांची का कैलाश मंदिर, देखो कांची का कैलाश मंदिर बनवा रहे हैं, कांची का कैलाश मंदिर। दूसरा लिख लो, दूसरा लिखिए महाबलीपुरम में शोर मंदिर, महाबलीपुरम में शोर मंदिर। और एक और बनवाया था इरावतेश्वर मंदिर, शोर मंदिर और इरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। शोर मंदिर और इरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद अगले शासक बने थे जिनका नाम है नंदी वर्धन प्रथम है, लेकिन नाम मात्र के शासक थे। अगला शासक हुआ था और उसका नाम था परमेश्वर वर्मन द्वितीय है। उसके बारे में लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो याद हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में किसके बेटे थे? परमेश्वर वर्मन के प्रथम थे। इनका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा, साहित्य का विकास हुआ। कौन कौन सी उपाधियां धारण की? राजसिंह की, आगम प्रिय की, शंकर भक्त की उपाधि धारण की, वाद विद्याधर की उपाधि धारण की, परम भागवत की। और क्यों साहित्य का काल कहते हैं? क्योंकि इनके दरबार में किसके लेखक? 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन के लेखक कौन? दंडी। इसके अलावा स्वप्न वासोदत्ता के लेखक भास निवास करते थे। चीनी यात्रियों के लिए क्या बनवाया? नागपट्टनम विहार। विहार का मतलब निवास स्थान ना, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। तो वो बनवाया जिसे किस नाम से जाना गया? चीनी पगौड़ा के नाम से। और इनके समय किस शैली, कला शैली का विकास हुआ? राजसिंह शैली का विकास हुआ। इस कारण इस शैली में उन्होंने कांची का क्या बनवाया? कैलाश मंदिर बनवाया। और महाबलीपुरम में कौन से 2 मंदिर? शोर मंदिर और इरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं।